हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी ट्रिपल वन दरोगा मेंस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पहला प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया था। और यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह बिल्कुल एकदम नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, जैसा कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग है। तो जो लोग वन दरोगा मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करें। पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहें, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पहला प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है, टेलीग्राम चैनल से लिंक लेकर वहाँ पे मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम तक पाने के लिए चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। मानव और वन्यजीव संघर्ष के कारण फसलों के नुकसान के लिए किस योजना के तहत क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। ये मानव वन्यजीव संघर्ष के अंतर्गत जो फसलों को नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर ये पूछ ले कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और अगर जैव विविधता दिवस पूछ ले तो 22 मई को मनाया जाता है आपका जैव विविधता दिवस, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा। आपका 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अध्याय में अपराधों की पहचान एवं विविध विविध धाराओं का वर्णन किया गया है? कि अगर कोई अपराध करता है, वन जीवों से संबंधित उन्हें मारता है या फिर उन्हें कोई क्षति पहुंचाता है, तो उन्हें किस धारा के अंतर्गत जो है दंड दिया जाएगा? इसका जो प्रावधान किया गया है वह किया गया है अध्याय 6 के अंतर्गत। आपका जो आंसर डी है या ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी 1940 ईस्वी में, और यह कहाँ पे है? आपके केरल राज्य में है, ठीक है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में है, जिसकी स्थापना 1940 ईस्वी में की गई थी। लेटराइट मिट्टी को लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? मालाबार तटीय मतलब किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश, बुंदेलखंड में, या फिर बघेलखंड में? इसका सही आंसर साथी ऑप्शन ए, मालाबार तट में। लेटराइट मिट्टी अधिकतर वहीं पाई जाती है जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, ठीक है, जिससे उसकी मिट्टी की जो ऊपरी उर्वरा शक्ति होती है वो बह कर के बाहर कहीं मतलब दूर चली जाती है, और उसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो लोहे वगैरह और फिर से एल्युमिनियम वगैरह जो होते हैं वह ऊपर दिखाई देने लगते हैं, ठीक। तो जहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होगी वहीं लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाएगा अधिक मात्रा में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मालाबार के तटीय प्रदेशों में लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिस कारण यह मिट्टी अनुर्वर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु कार्बन टैक्स लगाता है? किस देश द्वारा लगाया जाता है कार्बन टैक्स? यह लगाया जाता है आपके सिंगापुर द्वारा। ऑप्शन सी सही है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2010 को। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय जलवायु निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नाभिकीय शक्ति इसमें शामिल नहीं है। जैसे भारत की जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है, इसके अंतर्गत 8 मिशन को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन को हम कम कर सकते हैं, या फिर से जो वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कैसे हम लोग सीमित कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 8 कार्य योजना मिशन शुरू किया गया है, जिसमें आपकी सौर शक्ति है,
वनीकरण है, अपशिष्ट से ऊर्जा बनाना या अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करना, यह भी उसमें शामिल है, लेकिन नाभिकीय शक्ति जो है वह उसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। इनमें से कौन सी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की समस्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी, चाहे वन उन्मूलन हो, वनाग्नि हो या झूम कृषि हो, इन तीनों के माध्यम से वन का ह्रास होता है और यह एक पारिस्थितिकी समस्या है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से सही आंसर का चयन कीजिए। पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भौगोलिक अर्थात देश की जो कुल भूमि है उसके 1/3 प्रदेश को वनाच्छादित करना या वन प्रबंधन में जन समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों विकल्प जो हैं इसमें सही दिए गए हैं, या कह सकते हैं कि चारों विकल्प सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी 2 और 3 जो है इसमें सही है। 2 और 3 की बात करें अगर हम, तो इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे। इसकी बात करें सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना और देश की कुल भूमि के 1/3 को वनाच्छादित करना। तो ऑप्शन 2 और 3 इसका सही है। यह राष्ट्रीय वन नीति का प्रावधान है, मतलब राष्ट्रीय वन नीति में यह प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीवों को संरक्षण करना, भू निम्नीकरण को रोकना, वन या अभयारण्य की निगरानी करना तथा नियम का उल्लंघन करने पर उन्हें दंडित करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीवों को संरक्षण करना। वृक्षारोपण हेतु हम पौधों की व्यवस्था किस तरह करते हैं? शासकीय रोपड़ी द्वारा, स्वयं की रोपड़ी द्वारा, केवल बीज द्वारा या ए और बी दोनों द्वारा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, ए और बी, चाहे शासकीय रोपण हो या स्वयं की रोपण पद्धति हो, इन दोनों माध्यमों से वृक्षारोपण हेतु हम पौधों की व्यवस्था करते हैं। मक्के की खेती की जा सकती है। किस फसल में मक्के की खेती की जाती है? खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में या वर्ष भर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मक्के की खेती वर्ष भर की जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। वुरलॉन्ग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? वुरलॉन्ग औषधि क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, परमाणु भौतिक में या फिर कृषि विज्ञान में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वुरलॉन्ग पुरस्कार जो है कृषि विज्ञान या कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। नवीनतम तकनीकों का जो है कह सकते हैं कि उसका खोज करने के लिए या फिर से अनुसंधान वगैरह को बढ़ावा देने के लिए, जिससे नवीनतम तकनीक के माध्यम से कृषि को प्रोडक्टिव बनाया जा सके, पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके, तो इसके लिए जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ती है? वृक्षों की पत्तियां, मछलियां, नवीन भूमियां या तेज हवाएं? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, वृक्षों की पत्तियां जो हैं यह जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ती हैं। किस वन क्षेत्र में पशु चारागाहों में व्यावसायिक उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश अथवा लकड़ी लेने की अनुमति नहीं होती है? आरक्षित वन में, संरक्षित वन में, असुरक्षित वन में या उष्णकटिबंधीय वन में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आरक्षित वन में मानव गतिविधियाँ चाहे वो किसी प्रकार की हो, चाहे वो वहाँ पशु चराने के लिए जा रहे हो या लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए जा रहे हो, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आदिवासियों और अधिकारियों के बीच संघर्ष को कौन समाप्त करता है? भूमि रिकॉर्ड, सिपाही, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमि रिकॉर्ड। भूमि रिकॉर्ड के माध्यम से जो है आदिवासियों और अधिकारियों के बीच जो संघर्ष होता है उसको समाप्त किया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी एक्ट कब पारित किया गया था? अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी एक्ट कब पारित किया गया था? 2007 में, 2006 में, 2010 में या फिर 2005 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2006 में अनुसूचित जाति अन्य पारंपरिक वन निवासी एक्ट को पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत जो आदिवासी हैं, जो अनुसूचित जाति मतलब वनों में निवास करते हैं, उनके क्या अधिकार है, क्या राइट हैं और वो वनों में कहाँ तक जा सकते हैं, वन उत्पाद को कहाँ तक बटोर सकते हैं या इकट्ठा कर सकते हैं, ये सारे अधिकारों का वर्णन जो किया गया है वह 2006 में जो एक्ट पारित हुआ था इसमें इसका वर्णन किया गया है।
किसका उपयोग लियोलियम स्याही पेंट आदि बनाने के लिए किया जाता है? लाख का, टैनिन का, रेजिन का या फिर गोंद का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेजिन का प्रयोग किया जाता है। वन निपटान कार्यालय का कौन सा अधिकारी होता है? मुंसिफ, फॉरेस्ट शूटर, वन बंदोबस्त अधिकारी या सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन बंदोबस्त अधिकारी जो होता है वह वन निपटान कार्यालय का अधिकारी होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए संरक्षित है? सिंह के लिए, हिरण के लिए, बाघ के लिए या फिर भालू के लिए? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, बाघ के लिए। और सरिस्का और रणथंभौर यह दोनों जो अभयारण्य हैं वह आपके राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? असम, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल? किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं पाया जाता है या वहाँ पे वैसी भौगोलिक दशाएं नहीं होती है जहाँ पे उसका ग्रो हो सके या वो उग सके? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क गोवा, असम, गुजरात या फिर कर्नाटक? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह क्या है? पीपल, बरगद, आम या पाकड़? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बरगद। निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेश की मिट्टियाँ हैं, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टी हैं, उनकी उर्वरा कम होती है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताइए इसमें कौन सही नहीं है लेटराइट मिट्टी के बारे में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसमें चूना बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम संरक्षण आगरा भारत का प्रथम संरक्षण आगार कहाँ खोला गया है? मैसूर कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, बारपेटा असम में या तिरुनेलवेली तमिलनाडु में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तिरुनेलवेली तमिलनाडु में खोला गया है भारत का पहला संरक्षण आगार। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थापित किया गया है? प्रतापगढ़ जिले में, रायबरेली में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, प्रतापगढ़ जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित किया गया है या स्थापित किया गया है। फंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फंगपुई ब्लू माउंटेन किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। असम राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में है या फिर नागालैंड में है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, मिजोरम में। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी या फिर उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तालाब और दलदल। यह जो है लैंटिन आवास के उदाहरण है। सोनितपुर मंडल किस राज्य से संबंधित है? बिहार से, झारखंड से, आंध्र प्रदेश से या फिर असम से? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम से। सोनितपुर मंडल असम राज्य से संबंधित है। वनों के पेड़ों की कटाई किस ढंग से होनी चाहिए? विवेकपूर्ण ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, ए और बी दोनों ढंग से, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण ढंग से वनों की कटाई होनी चाहिए, जिससे कि उसके बाद वनों का जो संरक्षण है वो किया जा सके। ठीक है, मतलब ये है कि जितने पेड़ों की कटाई हो रही है, अगर किसी कारणवश पेड़ों की कटाई करनी पड़ रही है तो उतने ही पेड़ों हमारे द्वारा लगाए जाए, उतने पौधे हमारे द्वारा लगाए जाए, या हो सके तो उससे ज़्यादा पौधे लगाए जितने हमारे द्वारा काटा जा रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। संरक्षण व समुदाय आगार के संदर्भ में विचार कीजिए और सही आंसर का चुनाव कीजिए। 2022 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके संरक्षण आगार व समुदाय आगार को जोड़ा गया। इसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। भारत में कुल संरक्षण आगारों की संख्या 86 और समुदाय आगारों की संख्या 163 है मार्च 2020 के अनुसार। और इसमें कह रहा है उपयुक्त तीनों से कथन सही है, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर साथियों बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके तीनों विकल्प जो है वो सही सुमेलित हैं। इनमें से कौन वर्षा के जल को स्पंज की भांति चूस लेता है? वन, मानव, पत्ती या फिर पुष्प? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, वन जो है वह वर्षा जल को स्पंज की तरह चूस लेते हैं। मतलब जो है वर्षा जल जो होता है वह वृक्षों की जड़ों द्वारा उनको अवशोषित कर लिया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 या पश्चिम बंगाल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1959। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारत देश में लगभग कितने प्रतिशत जमीन बंजर है? इसका जो सही आंसर बताइए क्या होगा? 10%, 20%, 5% या 30%? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5%। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को, भूपाल राय को, माधव गाडगिल को या मेनका गांधी को? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजेंद्र सिंह को भारत में जल पुरुष की संज्ञा दी गई है और इन्हें जल पुरुष कहा जाता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में विचार कीजिए। इसे तिब्बती हिमालय या तेथिस हिमालय भी कहा जाता है। यह मूलतः यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है। यह अत्यधिक ठंड व शुष्क क्षेत्र है जहाँ पर अल्पाइन प्रजाति के वृक्षों व वनस्पतियों की अधिकता है। इनमें जंगली भेड़, आइबेक्स, हिमालयन लेपर्ड, काले गर्दन वाले हंस, संगमरमर के रंग वाली बिल्ली जैसे जंतुओं की अधिकता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल बी और डी, केवल बी, सी और डी, ए और सी या सभी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों विकल्प जो हैं वो सही हैं। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय पार्क के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह 2004 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसका जो विस्तार है वह असम में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में है जहां पर कोयला व तेल के समृद्ध भंडार पाए गए हैं। इसे जेपोर रेन फॉरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह देहिंग नदी व पटकाई पहाड़ी के नाम के सम्मिश्रण से बना है। मतलब यहाँ पे देहिंग नदी और पटकाई पहाड़ियाँ का विस्तार है जिस कारण इसे देहिंग पटकाई राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, चारों विकल्प जो हैं तीनों विकल्प वो सही हैं। इसके 2004 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और यह असम के डिब्रूगढ़ तिनसुकिया जिलों में इसका विस्तार है। और यह जहाँ पाया जाता है वहाँ पे देहिंग नदी और पटकाई पहाड़ियों के मध्य पाया जाता है। यही कारण है कि इसका जो नाम है वह देहिंग पटकाई राष्ट्रीय पार्क रखा गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। इंडो बर्मा क्षेत्र के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका जो विस्तार है वह माना गया है कि भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का दक्षिणी भाग, म्यांमार का क्षेत्र, दक्षिणी चीन का यूनान प्रांत, यहाँ पे इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया क्षेत्र भी शामिल हैं। यह कपी प्रजाति की बहुलता है। यहाँ कपी प्रजाति की जो प्राइमेट्स हैं उनकी बहुलता है। यहाँ की स्थानीय प्रजाति इंडेमिक स्पेसीज अदरक है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल बी और सी, केवल ए और डी, केवल ए सी और डी या केवल ए बी और सी और डी? मतलब चारों विकल्प। तो आपको बताइए कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों विकल्प सही सुमेलित हैं, या कह सकते हैं कि चारों विकल्प जो हैं वो सही हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादन शक्ति वनस्पति को प्राप्त होने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादन शक्ति पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्षमता पर निर्भर करती है। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादन शक्ति पौधों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्षमता को डिपेंड करती है। पारिस्थितिकी तंत्र की जो औसत उत्पादकता है उसे ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष में मापा जाता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ए और डी, बी और डी, ए बी सी और डी तथा सभी, कौन सा सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चारों विकल्प सही हैं। निम्न में कौन सवाल नहीं है। रिव्यूलेरिया, कैलोथ्रिक्स, रोडोस्पाइरिलम या ग्लियोट्रैकिया? इसमें कह रहा है कौन सवाल नहीं है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोडोस्पाइरिलम जो है यह सवाल नहीं है, जबकि रिवुलेरियम, कैलोथ्रिक्स और ग्लियोट्रैकिया यह क्या है, सवाल है। परावैंगनी विकिरण के प्रभाव से त्वचा का रंग किस रंग का हो जाता है। त्वचा किस रंग का हो जाता है, लाल रंग का, ताम्र रंग का, तांबे के रंग का, गौर रंग का या पीले रंग का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताम्र रंग का। मुदुमलाई वन्यजीव प्राणी सेंचुरी जो है वह कहाँ पे स्थित है। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व या वन सेंचुरी जो है वह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हंगुल परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, 1962 में, 1982 में, 1965 में या 1970 में?
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हंगुल परियोजना की शुरुआत 1965 में की गई थी। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन के संदर्भ में विचार कीजिए। यह आंदोलन महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था। इसका नारा था जंगल बचाओ मानव बचाओ। इस आंदोलन के मद्देनज़र डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी का गठन किया गया था। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में है। आपको सही आंसर का चुनाव करना है। उपयुक्त विकल्प के आधार पर जो है सही आंसर का चयन कीजिए। ए बी डी सही है, बी सी डी सही है, ए सी डी सही है या सभी सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। चारों विकल्प जो है वो सही हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार टोटल 6 राज्यों में है, जिसके अंतर्गत गुजरात आता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है। और इसका जो नारा था वह जंगल बचाओ मानव बचाओ था। और इसके सुझाव के लिए मतलब पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन जो हुआ था उसकी बातों पर विचार करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी का गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। मार्च 2020 तक भारत में कुल वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 553। साथियों अगर जो लोग देखना चाहते हैं 20-22 मिनट का वीडियो है, भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, 106 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान समय में भारत में, उन सभी को जो है एक ही वीडियो में कौन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, उसकी स्थापना कब की गई थी और उसका क्षेत्रीय विस्तार कितना है, उन सबको प्रॉपर जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके एक ही वीडियो में आप लोगों को मतलब ये कर दिया गया है कि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है ये आप लोगों को अच्छे से पता चल सके। तो उसका एक वीडियो अपलोड किया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में कुल वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या 553 है, नवीनतम 2020 के आंकड़ों के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूँ, मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तोरी, गेहूँ या कपास, गेहूँ, मूंग? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धान, मक्का और गेहूँ। साथियों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फसल चक्र आवश्यक है क्यों? पादपों में प्रोटीनों की वृद्धि के लिए, विभिन्न फसलों की प्रगति के लिए, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए या फिर से मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र बहुत ही आवश्यक होता है। एक प्रकार की फसल को बार बार उगाए जाने से मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसीलिए फसल चक्रण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है या उसको उसको बढ़ावा देने की बात की जाती है, जिससे फसल की जो या कह सकते हैं मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वह बनी रहे। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शॉक एब्जर्वर का कार्य करता है? संरक्षित क्षेत्र, असंरक्षित क्षेत्र, वर्गीकृत, अवर्गीकृत से या संभव्य क्षेत्र? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संरक्षित क्षेत्र। शॉक ऑब्जर्वर का कार्य करता है पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों में। वन दरोगा किसका सर्वोच्च सर्वेक्षण करता है? वन दरोगा द्वारा किसका सर्वेक्षण किया जाता है? वन वनस्पतियों का, स्थलाकृतियों का, जीवों का या उपयुक्त में से सभी का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वन उपज के तहत किस पादप पेड़ पौधे का उत्पादन नहीं किया जाता है? बांस, बेत, लाख, आम? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, आम का। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंध निम्नलिखित में से कौन करता है? एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या विश्व बैंक? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व बैंक द्वारा इसका संरक्षण किया जाता है। कि इसका बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अध्याय में राष्ट्रीय पार्क एवं अभयारण्य से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं या इसका वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अध्याय 4 में। पेड़ पौधे से हमें क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, फल फूल, छाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई थी? 1952 में, 1954 में, 1960 में या 1980 में? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, 1954 में हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वन उन्मूलन के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? पानी की कमी, मिट्टी का कटाव, भूस्खलन या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वन उन्मूलन से पानी की कमी होगी, मिट्टी का कटाव तेजी से होगा, भूस्खलन की समस्या देखने को मिलेगी। मतलब अगर वनों का उन्मूलन होता है तो ये सभी समस्याएं हमारे सामने उभर करके आएंगी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। किस आंदोलन का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना था? नवधान्य आंदोलन, चिपको आंदोलन, मैती आंदोलन या फिर अप्पिको आंदोलन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नवधान्य आंदोलन का उद्देश्य जो है वह जैव विविधता का संरक्षण करना और जैविक खेती को बढ़ावा देना था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर या स्प्रूस? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। महोगनी आपका हिमालयी वनस्पति नहीं है, जबकि जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस यह हिमालय में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है? जीवाश्म ईंधन का अधिक से अधिक प्रज्वलन, तैलीय चित्री स्वचालित की संख्या का विस्फोट, सौर धधक में वृद्धि या अत्यधिक वनोन्मूलन? बताइए इसका सही आंसर क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2 और 4 सही है। जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन होगा, तैलीय चलचित्र स्वचालितों की संख्या विस्फोट होगी और अत्यधिक वनोन्मूलन। यह तीनों कारक हैं, जबकि सौर धधक जो है यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। अधिकांश वन प्रबंधन प्रमाणन मानक वन के किन पहलुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करती है? आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, तकनीकी या फिर से उक्त सभी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है वो सही है। आर्थिक हो, सामाजिक हो या पर्यावरण और तकनीक हो, यह सभी जो है प्रबंधन प्रमाणन मानक वन के पहलुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करता है। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में या फिर नागालैंड में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नागालैंड में जो है यह देखने को मिलता है झूम कृषि। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान एकाएक बढ़ता है, सामान्यतः इसमें कमी होती है। देखिए, सामान्यतः इसमें कमी होती है या फिर यह घटता है या फिर से मध्यम रहता है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं, जो सूर्य प्रकाश है, उस जो सूर्य प्रकाश जो है वह तिरछा होने लगता है, ठीक है। जैसे विषुवत रेखा पे सौर्य प्रकाश जो है वो लंबवत होता है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं इसमें तिर्यक या तिरछापन आने लगता है, जिससे जो सौर्य ऊर्जा की प्राप्ति वह धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसकी सौर्य ऊर्जा की प्राप्ति जो कम होती है, उससे क्या होता है कि तापमान जो है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किन वनों का स्वामित्व और प्रशासन स्थानीय निकायों के अधीन होता है? निजी वन, राजकीय वन, वाणिज्यिक वन या फिर उपयोगी वन? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। वाणिज्यिक वन का जो स्वामित्व है वह स्थानीय निकायों के अधीन होता है। जैसे नगर निगम हो गए, नगर निकाय हो गए, उनके अधीन आता है वाणिज्यिक वन। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, अजैविक अवयव जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग? इसमें पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि यह विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? दुधवा, चिल्का, कान्हा, मानस? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, चिल्का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सफ़ेद शेर से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, सीएफसी से, जल प्रदूषण से या फिर कृषि से? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि आपके कनाडा में हुआ था, वह सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कैसे कम किया जा सकता है इससे संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? न्यूमैन ने, हॉफडिंग ने, फॉरमैन ने या फिर अर्निस नेस ने? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी। फॉरमैन द्वारा सबसे पहले ओजोन स्तर का जो क्षरण हो रहा है उसका पता लगाया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली नदी कौन सी है? गंगा और यमुना, गंगा और येलो नदी, गंगा और टेनेसी नदी, गंगा और नीली नदी? बताइए किस नदी द्वारा सबसे अधिक
अवसाद का परिवहन किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा और येलो नदी द्वारा। गंगा आपकी भारत की नदी है और येलो जो है चाइना की नदी है। इसके द्वारा सबसे अधिक अवसादों का अपवहन या परिवहन किया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में या फिर गांधीनगर में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुड़गांव हरियाणा में आपका सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? अमोनिया, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर आर्गन? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, ज्वालामुखी विस्फोट से सबसे अधिक मात्रा में जो गैस निकलती है वह है आपकी अमोनिया। नेक्स्ट देखिए, सागरी जल पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाशित मंडल 200 मीटर की गहराई तक पाई जाती है, जहां पर प्लैंकटन का विकास होता है। 200 मीटर से अधिक गहराई वाले सागरीय तल को अप्रकाशित मंडल कहा जाता है, जहां पर नेक्टन वास करते हैं। नेक्टन मतलब वे जीव होते हैं जो समुद्र की तली में पाए जाते हैं। ठीक है, सागर तलहटी में रहने वाले जीव बेंथम कहलाते हैं। सागर तलहटी में प्लैंकटन और बेंथन दोनों वास करते हैं। आपको सही आंसर का चयन करना है, केवल ए सही है, ए बी और डी सही है, ए बी सी सही है या उपयुक्त में से सभी सही है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, ए बी और सी सही है, जबकि डी जो है वह गलत है। पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति पॉल्यूटेनम से हुई है, जो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच शब्द है, लैटिन शब्द है, इटालियन शब्द है या फिर जर्मन शब्द है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, यह एक लैटिन शब्द है। हॉटस्पॉट के संदर्भ में विचार कीजिए। इस शब्द की प्रयोगता प्रथम नॉर्मन आयर्स है, मतलब हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन आयर्स द्वारा किया गया था। अनुपातिक दृष्टि से जहाँ पर स्थानीय प्रजातियों की संख्या अधिक होती है उसे हॉटस्पॉट कहा जाता है। जहाँ पर 70% प्राथमिक मूल वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हों, इनके आवासीय क्षेत्रों में विनाश की दर उच्च होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए और सी, बी और डी, बी और डी, ए सी और डी या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी विकल्प सही हैं। निम्न में से कौन सा एक ओजोन परत की छीड़ता के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC 12, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, अग्निशमन में प्रयुक्त होने वाला हेलोन 1211 या फिर से नाइट्रस ऑक्साइड? बताइए ओजोन परत के क्षरण में कौन अधिक उत्तरदायी, मतलब या कह सकते हैं कि कौन उत्तरदायी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, विलायक के रूप में जो मेथिल क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है यह ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि CFC 12 और अग्निशमन में प्रयुक्त होने वाला हेलोन 1211 और नाइट्रस ऑक्साइड यह ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से मानव में कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। रक्त कैंसर हो जाता है, अस्थि कैंसर या अस्थि TB हो जाती है या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेडियोधर्मी प्रदूषण से यह सभी बीमारी जो है मानव के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रभावी प्रजाति, की स्टोन प्रजाति, स्थानीय प्रजाति या सर्वदेशीय प्रजाति? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, की स्टोन प्रजाति। की स्टोन प्रजाति वे प्रजाति होते हैं जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनका महत्व जो है उस पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत व्यापक होता है, और इनके विलुप्त होने से पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उन्हें की स्टोन प्रजाति कहते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। 71% भाग पृथ्वी का किससे ढका हुआ है? भूमि से, हवा से, जल से, कोयला से? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जल से। भारत में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में या फिर कश्मीर में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कश्मीर में। भारत का वह एकमात्र अभयारण्य जो जंगली बिल्लियों की 7 विभिन्न प्रजातियों का घर है। यहाँ पे जंगली बिल्लियों की 7 विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं किस अभयारण्य में? पलामू अभयारण्य जो झारखंड में है, कैबुल लामजाओ अभयारण्य जो मणिपुर में है, देहिंग पटकाई अभयारण्य जो असम में है, या फिर डंपा अभयारण्य जो आपके मिजोरम में है? बताइए किस में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देहिंग पटकाई अभयारण्य जो असम में है। यहाँ पर बिल्ली की 7 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निर्वनीकरण का प्रभाव पड़ेगा किस पर? मृदीय कटाव पर, नदियों की गाद पर, नदी जल धारण क्षमता पर,
बाढ़ पर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए और डी, सी और डी, सी और बी या सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर वनों की कटाई की जाती है तो इसे मृदा का कटाव होगा। मृदा का कटाव होने से नदी गाद, नदियों में जो गाद होता है, मृदा के कटाव से क्या होगा कि वह मृदा जो है वह जल के साथ बह करके नदियों में जाएगी। नदियों में जाएगी तो गाद की अधिकता होगी, ठीक है। और जब नदी में गाद की अधिकता होगी तो उससे नदी की जो जल धारण क्षमता है वह कम हो जाएगी। और जब जल धारण क्षमता कम होगी तो थोड़ी सी भी वर्षा से नदी जो है उफान पे आ जाएगी, और उफान पे आ जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे बाढ़ आएगी। तो निर्वनीकरण का प्रभाव इन चारों ही परिस्थितियों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण असंतुलन और उसके प्रभाव का ज्ञान, पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदना रखना, पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी देना, पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी देना, पारिस्थितिक प्राणियों का ज्ञान करना। बताइए पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है। इसका सही आंसर साथियों ए और सी, ए और बी, सी और डी या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉरी, इसका जो सही विकल्प है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए, बी, सी और डी चारों विकल्प जो है वो सही है। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमता, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमत है। बीपी पाल, यश पाल, एस एस स्वामीनाथन या फिर आर मिश्रा। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एस एस स्वामीनाथन। सामान्यतः पहाड़ों की ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान में क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। यह तापमान मध्यम रहता है, सामान्य रहता है, फिर घटता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान घटता है। COP26 का आयोजन जो 2020 में होना था उसे स्थगित कर दिया गया था। यह आयोजन कहाँ होगा, या इसका आयोजन फिर बाद में कहाँ पे किया गया था आपको बताना है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, मैड्रिड स्पेन में या फिर से मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लासगो स्कॉटलैंड में फिर बाद में इसका आयोजन किया गया था। COP26 का जो 2020 में आयोजित होना था यह कोरोना के कार्य से स्थगित कर दिया गया था, जो फिर बाद में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे स्थित है, शिमला में, पटना में, नई दिल्ली में या फिर देहरादून में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है वह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारत में कार्बन टैक्स लगाया गया था कब, जुलाई 2010 में, जनवरी 2021 में, जून 2019 से या जुलाई 2015 से। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, जुलाई 2010 से भारत में कार्बन टैक्स लगाया गया था। साथियों अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे, आपके लिए थोड़ी सी भी प्रोडक्टिव हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका कौन निभाता है, समुदाय, मृदा, जलवायु या फिर जैविक घटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जलवायु जो है वह अनुक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता वाली विशेषता क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, सवाना वनों में पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं, लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, मध्यम पैमाने वाले छायाचित्र, दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र, अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। बताइए कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र का प्रयोग किया जाता है कार्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है, कह सकते हैं जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका आंसर सी, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। जिसमें कह रहा है कि इसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह गलत है, इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है, काली मृदा में। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण और सांस्कृतिक निम्नलिखित में से कौन एक इसका समर्थन सेवा है। खाद्यान्न एवं जल का उत्पादन, जलवायु एवं रोगों का नियंत्रण, पोषण चक्र एवं फसल परागण, विविधता अनुरक्षण।
बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोषण चक्रण और फसल का परागण। बांधों के पीछे निर्मित वृहद जल भंडारों में जल के संग्रह होने पर किससे आच्छादित विस्तृत भूभाग जलमग्न हो जाता है? वन से, मिट्टी से, जल से या फिर से पेशा से? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन से। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र को, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, राजाजी राष्ट्रीय पार्क को या गिर पार्क को? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है इसे विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड सूचक, कार्बन पदचिन्ह, कार्बन पृथक्करण या कार्बन अवशोषण? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन पदचिन्ह या कार्बन फुटप्रिंट इसे कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 का आयोजन कहाँ किया गया था? मॉस्को में, पेरिस में, बर्लिन में, टोक्यो में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस में। COP21 का जो आयोजन है वह पेरिस में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है? जीवाश्म ईंधन का अधिक से अधिक प्रज्वलन, जीवाश्म ईंधन का अधिक से अधिक प्रज्वलन, तैल चलचित्र स्वचालितों की संख्या विस्फोट, सौर धतक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन? यह क्वेश्चन अभी ऊपर हम लोग सॉल्व किए हैं, तो इसका आंसर तो आप लोग बता ही देंगे। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ए बी, एक, दो और चार तो है, लेकिन सौर धतक जो है इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, और कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। वनों के तहत भूमि बढ़ाने के लिए उठाए गए चरणों में से कौन सी गतिविधियां विपरीत हैं? वनीकरण, स्थानांतरित कृषि, जल विभाजन विकास, कृषि वानिकी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानांतरित कृषि जिसे झूम कृषि कहा जाता है, या इसमें शामिल नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ऐसे प्रैक्टिस सेट जो है ये आपके आते रहेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, और आपके पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित जो भी करंट हैं, करंट को भी अपडेट करके वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, जिससे करंट से अगर कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।